हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत सारे इवेंट्स फेनामेना को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप अधिक से अधिक बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले हमें फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक स्पर्म सेल और एक ओवम दोनों का फ्यूजन होगा और इनके फ्यूजन से एक डिप्लॉयड सेल के रूप में जाइगोट बनता है। तो एक स्पर्म सेल और एक ओवम के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड सेल के रूप में जाइगोट बनने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन of a sperm cell with an ovum to form a zygote। स्पर्म क्या है? स्पर्म को मेल गैमेट कहते हैं। एक हैप्लॉइड सेल है। ओवम भी क्या है? एक हैप्लॉइड सेल है और ओवम को मैच्योर फीमेल गैमेट कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में n मीन्स हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स, 2n मीन्स डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हमें समझना है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फीमेल के बॉडी के अंदर कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होता है। पहले के एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इस्थमिक एम्प्यूलरी जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। न्यू एनसीईआरटी में इसे अपडेट कर दिया गया है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होगा। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं और यूटेरिन ट्यूब भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहने के लिए तो एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल इवेंट नहीं होता है, बल्कि फर्टिलाइजेशन में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो कौन सा इवेंट किसके बाद होता है, तो इसे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि सारे पॉइंट को मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकूं, तो आप निश्चित रूप से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वीडियो को वहीं पर पॉज कर ले और आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे? कोई भी फीमेल के किसी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों में से किसी एक ओवरी में सेकेंडरी oocyte सेल बनता है, जो एक हैप्लॉइड सेल है। ओवरी के अंदर ही सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड के द्वारा डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ओवरी के अंदर ही सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड मेटाफेज सेकेंड में टेम्पोररी रूप से अरेस्टेड हो जाता है, स्टॉप कर जाता है मियोसिस सेकेंड। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में ओवरी से, मिडिल में मीन्स 14th डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओवरी से सेकेंडरी oocyte सेल बाहर आ जाते हैं, ओव्यूलेशन होता है। तो ओवरी से सेकेंडरी oocyte सेल कहाँ जाते हैं? पेल्विक कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में। अब पेल्विक कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी से सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी कलेक्ट कर लेता है और अल्टीमेटली सेकेंडरी oocyte को पहुँचा दिया जाता है, भेज दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल होते हैं अपने पेनिस के द्वारा सीमेन को फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफ़र करता है, रिलीज करता है। एक बार में सीमेन के जितने अमाउंट को रिलीज किया जाता है मेल के द्वारा उसे इजाकुलेट कहते हैं, और एक इजाकुलेट का वॉल्यूम कितना होता है? 3 से 4 ml ऑफ सीमेन। और 3 से 4 ml ऑफ सीमेन मीन्स एक इजाकुलेट में 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ पाया जाता है। एक को बोलेंगे स्पर्म सेल और स्पर्म सेल के प्लूरल को बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। स्पर्म सेल को स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं। तो 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो वेजाइना में ट्रांसफ़र किया गया है मेल के द्वारा, तो इतने सारे स्पर्मेटोजोआ में से अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और कह सकते हैं कि यह नंबर आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2 मिलियन
जो स्पर्मेटोजोआ होंगे वो अपने खुद के स्पर्म टेल मूवमेंट के द्वारा, मीन्स खुद के टेल मूवमेंट के द्वारा 2 मिलियन स्पर्मेटोजोआ वेजाइना से सर्विकल कैनाल तक चले जाएंगे। सर्विकल कैनाल से आगे अब स्पर्मेटोजोआ जो जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, वह अब अपने खुद से नहीं जाएंगे। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के वाल में कंट्रैक्शंस होता है। सीमेन में एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के वाल में कंट्रैक्शंस होता है, और इन्हीं कंट्रैक्शंस के कारण स्पर्मेटोजोआ सर्विकल कैनाल से यूटेराइन कैविटी में जाता है, और यूटेराइन कैविटी से अल्टीमेटली पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। लेकिन कितने स्पर्मेटोजोआ पहुंचेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 200, मात्र 200 स्पर्मेटोजोआ, 200 स्पर्मेटोजोआ ही फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले अराइवल ऑफ a few spermatozoa and a single secondary oocyte, जो एक हैप्लॉइड सेल है, कहाँ आता है? एम्प्यूला में आता है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और जैसे ही आ जाता है तो फिर उसके बाद अब क्या होगा? जैसे ही स्पर्मेटोजोआ एक बार आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, तो ये स्पर्मेटोजोआ तुरंत सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए अनएबल होंगे। दूसरी चीज़ कि ओवरी से जब एक सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है तो मीन्स ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के बाद एक सेकेंडरी oocyte मात्र 24 आवर्स तक ही सर्वाइव करता है। इसी 24 आवर्स के बीच ही सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। और कह सकते हैं कि कोई भी एक फीमेल है तो अपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मात्र 24 आवर्स का ही वो टाइम है जिस समय सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ कि जब स्पर्मेटोजोआ मेल के द्वारा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्मेटोजोआ जनरली यूजुअली 48 आवर्स तक ही सर्वाइव करते हैं, और इसी 48 आवर्स के अंदर सेकेंडरी oocyte सेल को वह फर्टिलाइज कर सकता है। तो जैसे ही स्पर्मेटोजोआ, कुछ स्पर्मेटोजोआ 200 स्पर्मेटोजोआ जो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुंचा है, तो वह तुरंत सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, बल्कि जो 200 स्पर्मेटोजोआ है उसमें अब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एपिडिडिमिस एक पार्ट है, एक ट्यूब है। इसी ट्यूब में स्पर्म का मैचुरेशन होता है, स्पर्म को मैच्योर किया जाता है। क्या? तो स्पर्म के हेड रीजन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स को, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स या कुछ प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐड कर दिया जाता है, एडिशन होता है। तो ये जो मैचुरेशन होता है इसके ठीक यहाँ पर अपोजिट फंक्शन मतलब काम देखा जाता है, ठीक उल्टा यहाँ पर देखा जाता है स्पर्मेटोजोआ के साथ। एक फेनोमेनन है जिसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और वो भी जनरली फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्मेटोजोआ के हेड रीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फंक्शनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस देखे जाते हैं। तो फेनोमेनन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म हेड इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो पहले स्पर्मेटोजोआ को कैपेसिटेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कैपेसिटेशन कब तक होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे तक स्पर्मेटोजोआ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। क्या चेंजेस देखे जाते हैं? तो स्पर्मेटोजोआ के हेड रीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये कहाँ होता है? तो यह जनरली होता है फैलोपियन ट्यूब में। कब तक होता है? 7 आवर्स तक होता है।
अब जब कैपेसिटेशन हो गया है तो अब क्या होगा, कैपेसिटेशन हो जाने के बाद अब स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करेगा। कैसे पेनिट्रेट करेगा, तो इसे अब मैं इरेज कर रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। एक सेकेंडरी oocyte जो एक हैप्लोइड सेल है, इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक सेकेंडरी oocyte सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये सेकेंडरी oocyte का ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उलेमा भी कहते हैं। सेकेंडरी oocyte के अंदर ये क्या है, तो यह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म भी कहते हैं। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ ये ब्लैक कलर से जो दिखाया गया है, यह एक नॉन सेलुलर थिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है, जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में यह जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। इसे बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। और कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ ये जो सेल्स हैं, तो सेल्स का एक लेयर होता है या एक कवर होता है। इस कवर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। होता क्या है कि सेकेंडरी oocyte ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवरी में कहाँ बनता है, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बनता है। तो सेकेंडरी oocyte ओवरी के अंदर मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होते हैं। तो मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ से क्यूमुलस सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं। जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलते हैं तो अकेले नहीं निकलते हैं, बल्कि कुछ क्यूमुलस सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स को अपने साथ लेते हुए ओवरी से बाहर आता है। बाद में यही क्यूमुलस या ग्रेनुलोसा सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाता है एक कवर के रूप में, जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी oocyte है, इसके साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन मीन्स कॉर्टेक्स रीजन में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसे बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यह एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स। इस एंजाइम्स का विशेष रोल है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सेकेंडरी oocyte क्या है, एक हैप्लोइड सेल है जिसमें ओवरी के अंदर ही मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गया था। इसलिए इसके अंदर में जो क्रोमोसोम्स होंगे, एक सेकेंडरी oocyte में जो 23 क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte डिवाइडिंग कंडीशन में है, तो इसलिए ये क्या है, ये है सेंट्रियोल और ये दो सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल्स या स्पिंडल फाइबर बन चुके थे उस समय। और इस पर क्या है, इस पर क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम। तो इसी तरह से कितने क्रोमोसोम होंगे, टोटल 23 क्रोमोसोम्स होंगे। सेकेंडरी oocyte में जो क्रोमोसोम होता है, ये एक आर्म क्रोमोसोम का, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं, एक क्रोमेटिड, और इस तरह से दो क्रोमेटिड्स, और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा। तो इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमेटिड में लीनियर डीएनए के 1 मॉलिक्यूल है और इस तरह से एक क्रोमोसोम में इस लीनियर डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसके साथ साथ ये एक सेल है, ये जो डॉट की तरह दिख रहा है, ये एक सेल है जिस सेल को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, एक हैप्लोइड सेल है। तो यह पूरा स्ट्रक्चर किसका है, इनफैक्ट ये जो पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है एक सेकेंडरी oocyte का, जो एक हैप्लोइड सेल है, oogenesis के दौरान बनता है ओवरी के अंदर। बाद में यही सेकेंडरी oocyte ओवरी के बाहर आ जाता है, ओव्यूलेशन होता है। अब क्या होगा कि
जैसे ही स्पर्मेटोजोआ का कैपेसिटेशन हो जाता है कि स्पर्मेटोजोआ के टेल में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखा जाता है। स्पर्मेटोजोआ अपने स्ट्रॉन्ग टेल मूवमेंट के द्वारा स्पर्मेटोजोआ कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है। तो जैसे ही पेनिट्रेट कर देगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। किसका पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। किसके द्वारा होगा, बाय स्पर्मेटोजोआ। कितने स्पर्मेटोजोआ के द्वारा होगा, क्या सिर्फ एक के द्वारा होगा, नहीं, कुछ स्पर्म सेल्स के द्वारा, इसे स्पर्मेटोजोआ के द्वारा पेनिट्रेशन होगा। तो पहले कैसे होगा, पहले होगा स्ट्रॉन्ग टेल मूवमेंट के द्वारा। तो स्ट्रॉन्ग टेल मूवमेंट होगा, जब पेनिट्रेट करेगा तो कैसा कंडीशन बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से पेनिट्रेट किया, तो जैसे ही पेनिट्रेट करेगा तो स्पर्म के हेड रीजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, स्पर्म के हेड रीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे स्पर्म के हेड रीजन में। क्या होता है, स्पर्म के हेड रीजन में होता है एक न्यूक्लियस, हैप्लोइड न्यूक्लियस, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और न्यूक्लियस के ठीक ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या पाया जाता है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में पाया जाता है एंजाइम्स। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म के हेड रीजन में पाया जाता है। एक्रोसोम स्पर्मेटिड के गोल्जी बॉडी से डिराइव किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। तो जैसे ही कोरोना रेडिएटा का पेनिट्रेशन होगा तो अब क्या होगा, अब यह होगा कि जो जोना पेल्यूसिडा है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, और जोना पेल्यूसिडा में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जैसे ZP1, ZP2, ZP3। जोना पेल्यूसिडा में जो ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन है, उसी ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन से स्पर्म के हेड रीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड करते हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि जोना पेल्यूसिडा में ZP3 स्पर्म रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म सेल। कितने स्पर्म सेल के द्वारा, कुछ स्पर्म सेल्स जो हैं इस तरह से ये बाइंड करेंगे टू ZP3 रिसेप्टर ऑफ जोना पेल्यूसिडा ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो जैसे सेकेंडरी oocyte के जोना पेल्यूसिडा के ZP3 रिसेप्टर से स्पर्म सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड करेंगे तो एक रिएक्शन दिखा जाता है, जिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जिस रिएक्शन को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। यह बाइंडिंग ट्रिगर करता है एक्रोसोमल रिएक्शन को। तो एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन में ये होगा कि स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पहले बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद फ्यूज कर जाएगा, बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद फ्यूज कर जाएगा। ये जोना पेल्यूसिडा है, तो बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद जब फ्यूज कर जाएगा तो कुछ इस तरह का कंडीशन देखा जाएगा, दोनों का मेम्ब्रेन इस तरह से फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा, एक्रोसोम के अंदर में जो एंजाइम्स हैं, एक्रोसोमल एंजाइम्स, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। कहाँ पर, जोना पेल्यूसिडा पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एक्रोसोम रिलीजेज इट्स एंजाइम्स ओवर जोना पेल्यूसिडा। किसके द्वारा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, जब किसी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं और तब जो कंटेंट्स होते हैं किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर, उसे जब सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस।
अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स जोना पेलिसिडा को डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। क्या पूरे जोना पेलिसिडा को ब्रेक कर देगा? नहीं, जो एडवांसिंग स्पर्म है उसके सामने से जोना पेलिसिडा को डिग्रेड कर देगा। दूसरी चीज, क्या सिर्फ एक सिंगल स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन दिखाएगा? नहीं, कुछ स्पर्मेटोजोआ एक्रोसोमल रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, एक्रोसोमल एंजाइम्स जैसे एक्रोसिन या हाइल्यूरिनिडेज वगैरह जो एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर, तो वे क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड जोना पेलिसिडा को डिग्रेड कर देगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो अब जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया तो क्या होगा, ये जोना पेलिसिडा को डिग्रेड कर देगा, और जैसे ही डिग्रेड कर देगा तो क्या होगा, ये स्पर्म अब जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट कर देगा, और पेनिट्रेट कर देगा तो ये स्पर्म कहाँ आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि एक्रोसोम का यह जो मेम्ब्रेन है वह स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो अब एक्रोसोम तो है नहीं, इनके कंटेंट्स तो बाहर आ गए। तो इस तरह से ये क्या है, ये है स्पर्म न्यूक्लियस। तो जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट कर देगा जोना पेलिसिडा को, कि स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पहले बाइंड करेगा, और जब बाइंड करेगा तो क्या करेगा, फ्यूज भी करेगा, बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, फ्यूज करेगा। फ्यूज करेगा तो क्या, जहाँ पर बाइंड करता है तो वहाँ का पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पिंच्ड ऑफ हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्यूजन। और जैसे ही फ्यूज करेगा तो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन एक इवेंट है, एक फेनोमेनन है जिसमें आयनिक ग्रेडियंट्स बदल जाते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो डिफरेंट चार्जेस के कंसंट्रेशन के कारण होता है, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो रिवर्स कर जाते हैं। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई एक स्पर्म सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं तो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होगा। इसका रिजल्ट यह होगा कि कोई दूसरा स्पर्म सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कभी भी बाइंड और फ्यूज नहीं कर पाएंगे। इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसिडा बाय ए स्पर्म सेल। हालांकि कुछ स्पर्म सेल्स के द्वारा पेनिट्रेशन भी देखा जा सकता है। तो जैसे ही पेनिट्रेशन होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा बाइंडिंग एंड फ्यूजन, बाइंडिंग एंड फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए स्पर्म सेल। किसी एक स्पर्म सेल का ही होगा, ए स्पर्म सेल विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग करेगा और क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो बाइंडिंग और फ्यूजन जैसे ही होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा कि किसी दूसरे स्पर्म सेल को सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड और फ्यूज नहीं करने देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। जब एक सेकेंडरी oocyte का एक से अधिक स्पर्म सेल्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी एक सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ एक ही स्पर्म सेल के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से जो डीपोलराइजेशन हो रहा है सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो यह क्या करेगा, एक से अधिक स्पर्म सेल को सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइजेशन को होने से रोकेगा, है ना, पॉलीस्पर्मी को ये प्रिवेंट करेगा। तो अब जैसे ही डीपोलराइजेशन हो गया है, मीन्स फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो गया है, तो अब क्या होगा, यह डीपोलराइजेशन कुछ समय के लिए होता है, और जैसे ही डीपोलराइजेशन का इफेक्ट प्रभाव समाप्त होगा तो हो सकता है कि अदर स्पर्म सेल्स
इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर सकता है। इसे रोकने के लिए एक स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी देखा जाता है। मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो अब सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। तो क्या होगा, इंट्रा सेलुलर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस रिलीज करेंगे और यह रिलीज होगा तो एक रिएक्शन दिखा जाता है, जिस रिएक्शन को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शन में? तो अब क्या होगा, जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा तो और उसके बाद कैल्शियम आयंस रिलीज होगा, तो इससे क्या होगा कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं, जो इनफैक्ट सेक्रेटरी वेसिकल है, जो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। किधर की तरफ मूव करेगा? तो यह मूव करेगा सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और जब मूव करेगा तो यह कुछ इस तरह से, ये है एक्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स। तो जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का मेम्ब्रेन और सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या करेगा, बाइंड करेगा और उसके बाद फ्यूज करेगा। तो जैसे ही बाइंड करेगा और फ्यूज करेगा तो क्या होगा, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हैं उनके कंटेंट्स कहाँ आ जाएंगे, उनके कंटेंट्स आ जाएंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से बाहर या सेकेंडरी oocyte से बाहर, कहाँ, पेरीविटेलाइन स्पेस में आ जाएंगे बाय एक्सोसाइटोसिस। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के जो कंटेंट है वो क्या है, इनफैक्ट वो प्रोटीएज एंजाइम है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेंगे, ये प्रोटीएज एंजाइम पहले तो जोना पेल्यूसिडा में जो ZP3 स्पर्म रिसेप्टर है उसे इनएक्टिवेट कर देगा, और इसके साथ साथ ये एंजाइम्स इंटायर जोना पेल्यूसिडा को हार्ड कर देगा, पूरे जोना पेल्यूसिडा को कठोर कर देगा। इसका रिजल्ट यही होगा कि कोई अदर स्पर्म सेल जोना पेल्यूसिडा को अब पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यह इंश्योर किया गया कि सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही स्पर्म सेल के द्वारा हो, मीन्स दूसरी बार सेकेंड टाइम पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा रहा है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मीन्स यह भी जो फेनोमेनन है या कॉर्टिकल रिएक्शन है, ये भी पॉलीस्पर्मी को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया। कॉर्टिकल रिएक्शन जब हो गया है तो क्या होगा, सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, और जब फ्यूज कर जाएंगे तो जो एंजाइम्स है वो पेरीविटेलाइन स्पेस में आ गया है। और एंजाइम्स क्या करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो अब जैसे ही फ्यूज कर गया, जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को हार्ड कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, अब यह कि एक स्पर्म सेल जो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड और फ्यूज किया है, तो एक स्पर्म सेल के हेड, मिडिल पीस और जनरली टेल के जो कंटेंट्स होते हैं, इनके कंटेंट्स आ जाते हैं सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में। contents of a sperm cell come into the cytoplasm of a secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। एक स्पर्म के अंदर तो बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन इनमें से दो इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हेड और दूसरा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, चूंकि ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है जनरली,
ओवम के साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया डिजनरेट कर जाते हैं। और इस तरह से जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जाइगोट में जो फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो किससे डिराइव किया जाएगा? ओवम से डिराइव किया जाएगा। जैसे ही एक स्पर्म के कंटेंट सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में आता है कि सेकेंडरी oocyte में रुका हुआ मियोसिस सेकेंड, किस में रुका हुआ है? मेटाफेज सेकेंड में, ये एक्टिव हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा मियोसिस सेकेंड। और एक्टिव होगा, रिज्यूम होगा तो फिर से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। और इसका जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो कितने सेल्स बनेंगे? 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। कौन सा? एक बनेगा फिर से पोलर बॉडी, और ये जो पोलर बॉडी है इसे इस बार बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो पूरा सेल है अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओवम। तो अगर ये ओवम है तो क्या होगा? जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा? ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिवाइड करेंगे, तो एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 2। जैसे ये क्रोमोसोम है, अगर इसका डिवीजन होगा इस तरह से तो एक से कितने बन जाएंगे? 2 क्रोमोसोम। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। तो एक से 2 बन रहा है तो 23 से 46, तो 46 में से 23 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे सेकेंड पोलर बॉडी में, और इस तरह से एक हैप्लॉइड सेल है। और ओवम में रह जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स। तो ओवम के अंदर, ओवम के न्यूक्लियस में जो ईच क्रोमोसोम है उसमें कितने क्रोमेटिड होंगे? सिंगल क्रोमेटिड होंगे। मीन्स ओवम के ईच क्रोमोसोम में शुरू में लीनियर डीएनए के एक सिंगल मॉलिक्यूल होंगे। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, अब इसके जगह हम बना देंगे क्या? एक न्यूक्लियस बना देंगे। तो ये किसका न्यूक्लियस है? ओवम का न्यूक्लियस है। तो एक्टिवेशन किसका होगा? मियोसिस सेकेंड का, और मियोसिस सेकेंड का कंप्लीशन होगा ऑफ मियोसिस सेकेंड इन सेकेंडरी oocyte and leads to the formation of a second polar body and an ovum, और एक ओवम बन जाएगा। ओवम क्या है? एक हैप्लॉइड सेल है। तो अब जैसे ही ओवम बन गया है तब आगे क्या होगा? जैसा कि दिख रहा है ये ओवम है, ये पूरा सेल ओवम ही है। दूसरी चीज़ के स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। मैं अभी से अरेंज कर रहा हूँ। तो ओवम के अंदर तो ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है स्पर्म का वो तो कहाँ आ गया है? वो आ गया ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। मीन्स पहले तो आया था सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर, अब यही सेल क्या बन गया है? ओवम कहला रहा है। तो शुरू में क्या होता है कि स्पर्म के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं, इनफैक्ट वह डीएनए और उसके साथ जो अदर सब्सटेंस होता है, डीएनए एंड अदर सब्सटेंस को क्रोमेटिन कहते हैं या क्रोमेटिन मटेरियल। तो स्पर्म के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल टाइटली या हाईली कंडेंस्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार स्पर्म के न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte या ओवम के साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो इनके क्रोमेटिन मटेरियल का डीकंडेंसेशन होता है। इनके क्रोमेटिन मटेरियल स्पर्म न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ये स्प्रेड करते हैं, और जैसे ही स्प्रेड करते हैं तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। और जब मेल प्रोन्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स। तो अब क्या होगा? डेवलपमेंट किस चीज़ का? डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्या होगा? दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इसमें भी जो 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें ईच क्रोमोसोम ऐसा वाला है। ईच क्रोमोसोम में सिर्फ ईच क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड के रूप में है। तो स्पर्म का हो या ओवम के न्यूक्लियस में जो ईच क्रोमोसोम है जो एक क्रोमेटिड के रूप में है, तो अब क्या होगा? ये रेप्लिकेट करेगा। तो रेप्लिकेट करेगा तो कैसा हो जाएगा? एक क्रोमेटिड है, इसमें कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे? 2 क्रोमेटिड्स, कुछ इस तरह से।
तो जब 2 क्रोमेटिड हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड है इसी का ये कॉपी हो जाएगा। तो अब ईच क्रोमोसोम इसमें जो ऐसा वाला था वो ऐसा वाला हो जाएगा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अभी भी 23 ही है। पहले 23 क्रोमोसोम्स में से ईच क्रोमोसोम ऐसा वाला था, लेकिन अब रेप्लिकेशन के बाद 23 क्रोमोसोम्स में से ईच क्रोमोसोम ऐसा वाला है, और इसके साथ भी वही होगा। अब क्या होगा कि दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाते हैं, और जैसे डिसअपियर कर जाएंगे तो दोनों के क्रोमोसोम्स इंटरमिंगल हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ऑफ बोथ प्रोन्यूक्लियाई disappear and और इसके साथ साथ क्या होगा, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स इंटरमिंगल। और इस तरह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है ये तो अब रहेगा नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो अब क्या होगा, मैं एक ही फिगर में सारे इवेंट्स को दिखाया हूँ, तो फिगर बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मेन है कि आप स्टेप्स को समझें, जो भी इवेंट्स है उस इवेंट्स को आप समझें। तो अब क्या होगा कि इसमें फिर से चूँकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गया है, तो फिर से इसमें क्या होगा, जो स्पर्म के सेंट्रियोल हैं या सेंट्रोसोम हैं वो यूज किए जाएंगे, मतलब ओवम या जाइगोट के डिवीज़न के लिए। तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये सेंट्रियोल है और ये स्पेंडल इस तरह से बन जाएगा। और कितने क्रोमोसोम है, ये ओवम है, ओवम के अंदर अब कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, 23 क्रोमोसोम्स हैं स्पर्म के न्यूक्लियस का, 23 क्रोमोसोम्स है ओवम के न्यूक्लियस का। लेकिन इसमें से जो ईच क्रोमोसोम है वो ऐसा है, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ऐसा वाला है, तो इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कितने क्रोमोसोम को दिखाया गया है, 3 क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है, लेकिन होता तो है 46। अब हम ये कहेंगे कि यह जो ओवम है, तो ओवम के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, और ये ओवम अब डिवाइड करने की स्थिति में आ गया है, मतलब डिवाइड करना शुरू कर दिया है। ओवम का जो अर्ली डिवीजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा, और ओवम का जो डिवीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो अब इस ओवम को ओवम ना बोल करके बोलेंगे क्या, जाइगोट। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज कर जाता है, अरेंज ओवर स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल। और अब हम ओवम को क्या बोलते हैं, ओवम इज कॉल्ड जाइगोट। और अब हम ओवम को ही क्या बोलते हैं, जाइगोट। मीन्स अब ये ओवम नहीं है, ये क्या हो गया, जाइगोट। और इस तरह से हमने फर्टिलाइजेशन में जितने भी इवेंट्स थे, जितने भी फेनोमेना थे, सारे फेनोमेना को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।